हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। सीधे उनका रुख करते हैं। ओवैसी साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने आज जो उदाहरण दिया है तिरुपति का और कहा है कि अगर तिरुपति से सारे गैर हिंदुओं को हटाया जा रहा है तो फिर वक्फ बोर्ड में मुसलमान क्यों? क्या इन दोनों की तुलना वाजिब है? क्योंकि एक पूजा स्थल है और दूसरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड है। आपको अपना सवाल दोबारा कहना पड़ेगा। आपकी आवाज चले गई, वो सवाल दोबारा रिपीट करिए। ठीक है सर, दोबारा रिपीट करती हूँ। आपने जो तुलना की है वक्फ बोर्ड की और तिरुपति की, एक पूजा स्थल है, दूसरा एक बोर्ड है लैंड मैनेजमेंट के लिए, कितना वाजिब है इन दोनों का कंपैरिजन करना? सबसे पहली बात तो यह है कि जो मैं सुन पा रहा हूं आपको, ये तुलना करना कि वक्फ बोर्ड पूजा की जगह नहीं है, किसने कहा आपसे? वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है आर्टिकल 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा राइट है रिलीजियस डिनोमिनेशन को, उसके तहत बनाया गया है, जिसमें मस्जिद है। अब मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में इबादत होती है जिसको आप पूजा कहते हैं। दरगाह है जहां पर जिक्र, अल्लाह का जिक्र होता है, वो क्या है? पूजा है। और लोग ये समझने चाहिए कि वक्फ हमारे लिए एक इबादत की जगह है। इबादत से मतलब एक तो नमाज हो गया, कुरान पढ़ना, तो वक्फ करना भी इबादत है। चौथी बात यह है कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक झूठ बीजेपी आरएसएस पूरे देश में फैला रही है। ये हमारे बुजुर्गों की खून की गाड़ी कमाई, उन्होंने अल्लाह को उसका मालिक बनाकर उसको वक्फ कर दिया। अब आप बोल रहे हैं क्या वक्फ बोर्ड कोई रियल एस्टेट कंपनी है? मैडम, ये तो है ही नहीं, रियल एस्टेट कंपनी तो नहीं है। आर्टिकल 26 के तहत हमको राइट दिया गया रिलीजियस डिनोमिनेशन को। तो ये बोल देना कि अच्छा, क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टीज नहीं है? क्या टीटीडी के प्रॉपर्टीज नहीं है? क्या जितने हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टीज जमीनात नहीं है? मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के 11 हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को मिला लिया जाए तो 9.5 लाख एकड़ होते हैं। मैडम, मैं अभी बिहार यूपी को नहीं मिलाया हूं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये बोलना बकवास है। ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका मैनेजमेंट का तरीका है। तो 95 का एक्ट है, और जब 95 का एक्ट पास हुआ 95 में और 2013 अमेंडमेंट से, तो बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया था। तो इसको आप क्यों मिला रहे हैं? रियल एस्टेट कंपनी हो गया। अरे भाई, हर जगह इबादत होती है। ठीक है, मंदिर में पूजा होती है, वक्फ की प्रॉपर्टीज में इबादत होती है, ठीक है। आपने दो मुद्दे उठाए हैं, पहले जो तिरुपति वाला मामला है उसको साफ कर लें। आप कह रहे हैं कि तिरुपति में गैर हिंदू नहीं अलाउड हैं, इसीलिए वक्फ बोर्ड में नहीं अलाउ होना चाहिए। पर जैसे फैक्ट्स हैं इस वक्त, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 44 गैर हिंदू एम्प्लॉइज हैं। 2018 में 44 ऐसे लोग थे जिनको नोटिस जरूर दिया गया था, पर उसके बाद हैदराबाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। यानी कि गैर हिंदू काम करते हैं तिरुमला में। तो आपके लॉजिक से फिर वक्फ बोर्ड में भी उनको शामिल करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए? सुनिए, क्या वक्फ बोर्ड में, सुनिए मैडम, सुनिए, वक्फ बोर्ड में दिल्ली एक टेनेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, 90% तो हिंदू लोग हैं टेनेंट। और और आंध्र प्रदेश में जो तिरुमला तिरुपति का बोर्ड बनता है, मैं आपको बोल रहा हूं सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 पढ़ लीजिए। मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं। द पर्सन्स अपॉइंटेड एज मेंबर्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी पर्सन्स प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। तो ये आप, जब आपके ट्रस्टीज और आपके बोर्ड सिवाय हिंदू के कोई नहीं हो सकते, मौजूदा चेयरमैन ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज भी हिंदू होने चाहिए। मेरा बोलना यह है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, जहां पर पूरे मुसलमान होते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक्स ऑफिशियो यूनियन मिनिस्टर होता है, आप वहां पर नॉन मुस्लिम को क्यों ला रहे हैं? पर वो तो उनका प्रपोजल है, वो माना नहीं गया है। 44 गैर हिंदू काम करते हैं ना एम्प्लॉइज के तौर पर तिरुपति में, और सालों से करते आए हैं। उनका 1990 में एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट हुआ था, जितना मुझे याद है। मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि ऑन पैरिटी ये कह रहा हूं। आप एम्प्लॉइज को छोड़ दीजिए। जब एम्प्लॉइज ही नहीं रहना, मैं एम्प्लॉइज भी हिंदू रहना चाहिए, जब चेयरमैन साहब कह रहे हैं
और वो उनको अपॉइंट किया वहां के मुख्यमंत्री ने। अब वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूं कि टीटीडी के बोर्ड मेंबर्स, जो 24 बोर्ड मेंबर है, जिसमें एक रिटायर्ड जज साहब भी हैं, वो पूरे के पूरे हिंदू हैं। काशी विश्वनाथ में पूरे हिंदू हैं, ओडिशा में पूरे हिंदू हैं एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु। अच्छा, ये जो बीजेपी के हमारे सिख भाई हैं, एसजीपीसी में कोई नॉन सिख मेंबर हो सकता है? एसजीपीसी में कोई बगैर पगड़ी वाला हो सकता है क्या? बताइए, उनको पूछिए उनको। हम ये कह रहे कि ऑन पैरिटी। अच्छा, आप ये बताइए कि टीटीडी में लड्डू बनते हैं, आपको मालूम मैडम लड्डू कौन बनाता है? लड्डू वही ब्राह्मण बनाता है जो वैष्णवी ब्राह्मण होगा। आपके प्रसाद में भी आप कह रहे हैं कि वैष्णवी ब्राह्मण बनाएगा। पर सर, प्रसाद का बनाना और मैनेजमेंट करना जायदादों का, ये तो दो बहुत अलग अलग चीजें हो गई है ना। ना 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 ना, देखिए, आपको समझना पड़ेगा 1995 एक्ट को। रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस है, दोनों में रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस है। आप क्या कर रहे हैं कि मेरे वक्फ बोर्ड से रिलीजन को निकाल दे रहे हैं, उसको रियल एस्टेट कंपनी बना रहे हैं। पर वही तो बन गई है, सैद्धांतिक तौर पर उसको होना नहीं चाहिए, नहीं बनी है, पर अब वो बन ऐसी गई है। नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है सर। सबसे ज्यादा ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस का है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस दिखाता हूं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर, अभी जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसके सामने कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड है? कुछ तो गलत हो ही रहा होगा। भाजपा सरकार के आने से पहले ट्राइब्यूनल के सामने जो कंप्लेंट्स गई हैं, अभी कितनी कंप्लेंट्स लंबित हैं ट्राइब्यूनल्स के सामने? 40,951 केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल्स के सामने, जिसमें से 9,942 मुसलमानों ने कंप्लेंट की है, जो कि रफली 25% है। यानी कि अगर वक्फ बोर्ड की जो वर्किंग है उससे प्रभावित मुसलमान ही होते हैं। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुसलमान बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुसलमान गए हैं ट्राइब्यूनल के सामने और कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड ने कब्जा लिया हमारी जमीन को। सुनिए, हाई कोर्ट, मैडम सुन लीजिए, हाई कोर्ट सुन तो लीजिए, अब आप बोलने की इजाजत दीजिए ना, यही तो परेशानी है। आप बोल लीजिए, मैं सुनता हूं। मैं डिले आई थिंक आपको आ रहा है, मैं तो चुप हो गई, मेरे को चुप हुए 20 सेकंड हो गए। मैडम देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, बंद कर दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। फिर 32 वक्फ बोर्ड्स में ट्राइब्यूनल जगह है, वहां पर आप 40,000 केसेस बोल रहे हैं। और ट्राइब्यूनल में जज कौन बनाता है? मैं बनाता हूं, आप बनाते नहीं। ट्राइब्यूनल का डिस्ट्रिक्ट जज उस स्टेट का चीफ जस्टिस बनाता है। चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वो होता है। पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लीगल केसेस पेंडिंग है, तो सबको बंद कर देंगे क्या आप? नहीं सर, वो मैं बात नहीं कर रही। मुसलमान जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, जाना चाहिए। मुसलमान जा रहा है, जाना चाहिए ना ट्राइब्यूनल। आपने जो कहा था कि क्या वक्फ बोर्ड रियल एस्टेट कंपनी बन गया है, अब बन चुका है, और इसीलिए लोग जाकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ, आप झूठ बोल रहे हैं। लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो वक्फ बोर्ड के कामकाज के खिलाफ ही कर रहे हैं ना। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूं। जो ट्राइब्यूनल के सामने कंप्लेंट गई है वो क्या है, मैं आपको पढ़ करके एक एक करके एग्जाम्पल दे सकती हूँ। झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं, आप कौन से एग्जांपल दे रहे हैं बता रहा हूं मैं आपको। आप कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं बताता हूं मैं आपको। आप एग्जांपल दे रहे हैं तमिलनाडु का, हाँ, आप एग्जांपल दे रहे हैं कर्नाटका का। मैडम 5.5 लाख एकड़ में आप 10 से बढ़कर एग्जांपल्स नहीं दे सकते, बोल रहा हूं मैं आपको। नहीं, पर सर कर्नाटका का तो कुछ आपने, क्योंकि कर्नाटका का जिक्र किया, कर्नाटका में जो वक्फ का कामकाज था उसमें कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ना, कि आज चीफ मिनिस्टर ने कहा है किसानों को जो नोटिस दिए गए हैं उनको आप रद्द कर दीजिए। अगर सब कुछ बाय द बुक था तो वो नोटिस रद्द क्यों किए गए हैं? कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। अब 50 साल पहले वहां पर वक्फ के रिकॉर्ड्स में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो वक्फ है, तो आपको इस सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां के जो मंत्री हैं जमीर अहमद साहब को बुला लीजिए। अब वो बता पाएंगे। मगर आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, सिर्फ 10-12 दे रहे हैं। 5.5 लाख एकड़ में आप सिर्फ 12 एग्जाम्पल दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक रिलीजियस
फंक्शन अदा करता है। अब बताइए सर, 5.5 एकड़ नहीं है जो अभी का डेटा है, उसके हिसाब से कौन होगा, उसके हिसाब से वक्फ और औलाद क्या का मतलब क्या है? सर, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं हमारे देश में और कुल मिलाकर के 9.4 लाख एकड़ पे उनका कब्जा है। सिर्फ 15 एकड़ 20 एकड़ नहीं है, 9.4 लाख एकड़ जमीन इस वक्त वक्फ के पास है। और ठीक है, लोगों ने अपनी मर्जी से वक्फ को दिया है, वो एक बात है, पर कंप्लेंट्स ये हैं कि लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, मंदिरों पे कब्जा किया जा रहा है, खेतों पे कब्जा किया जा रहा है, यहां तक कि मुसलमानों की जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, 9000 कंप्लेंट्स तो मुसलमानों ने की है कि हमारी जमीन वक्फ ने ले ली। तो ये तो रियल एस्टेट ही बन गया ना, रियल एस्टेट कंपनी। मैडम आप देखिए, आप पहले तो आपकी आवाज कट रही है, पहले तो आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब मैं उस पर क्या बोल सकता हूं? आप 9.5 लाख एकड़ कह रहे हैं। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आप देख लीजिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा के 11 एंडोमेंट को मिलाए तो 9 लाख एकड़ हैं। आप जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिर्फ 12 से 13 से बढ़ के एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में केस जाएगा। ट्राइब्यूनल किस लिए बनाया गया है? हलवाई की दुकान है ट्राइब्यूनल के, वहां पर मिठाई बांटी जाए फातिहा करके। जिस किसी को प्रॉब्लम होगा जाएगा ट्राइब्यूनल को। आर्टिकल 23 के तहत ट्राइब्यूनल बनाया गया है, तो ट्राइब्यूनल के पास नहीं जाएगा तो क्या होगा? ट्राइब्यूनल बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग है। आप वहां पर बोलते हैं कि बंद कर दो उसको। रियल एस्टेट कंपनी कैसे बन गई वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड, आपको आर्टिकल 26 पढ़िए, 95 का एक्ट पढ़िए, 54 का एक्ट पढ़िए। इट इज ए प्योरली रिलीजियस बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, जिसका मालिक अल्लाह है। आप ऐसा बिल ला रहे हैं कि वक्फ को ही खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, करप्शन की बात आप करते हैं। नरेंद्र मोदी इस प्रपोज बिल में क्या कर रहे हैं? अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से बेचता है या उसको एलिनेट करता है, 95 के एक्ट में 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट है, नॉन बेलेबल है। नरेंद्र मोदी बोल रहे बेटा फिक्र मत करो, वो बेलेबल है, 6 महीने की सजा काट लो। कौन कर रहा है बताइए? आप कलेक्टर को पावर दे रहे हैं। कलेक्टर, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कई जजमेंट जो कहते हैं कलेक्टर कैन नॉट बेस्टो टाइटल, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हैं। सर्वे कमिश्नर, अच्छा ये जो वक्त कैसे आता है? सर्वे कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है। स्टेट गवर्नमेंट गजट इशू करती है, मैं इशू करता हूं उसको। आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। आपकी आंखों पर जब तक पर्दा रहेगा मुसलमानों से नफरत का, आप कहेंगे 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड कब्जा करा है। कब्जे में नहीं है मैडम, उनके पास है। 9.4 लाख एकड़ उनके पास है और उसमें से काफी कुछ कंटेस्टेड है। कैसे आया वो? कैसे आया बताइए? कुछ लोगों ने अपना विल किया, कुछ उन्होंने ले लिया। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सर्वे कमिश्नर मैडम सुन तो लीजिए ना। सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है। सर्वे आप अपॉइंट करते हैं, मैं अपॉइंट करता हूं सर्वे कमिश्नर को। सीनियर आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 9.5 लाख अगर है तो सर्वे हुआ होगा ना, उसका गजट हुआ होगा ना, जिसको चीफ सेक्रेटरी ने इशू किया है। आप ये क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सच्चर कमेटी ने 2007 में कहा उसकी लागत 6000 करोड़ रुपए, आप देना नहीं चाहते प्रॉपर्टीज को। 172 एएसआई के मॉन्यूमेंट सच्चर कमेटी ने कहा आर इन द इलीगल पोजेशन ऑफ एएसआई, आप उसको वापस नहीं देना चाहते। आप बात कर रहे केसेस हैं, अरे कहां केसेस, कहां पर नहीं है? ट्राइब्यूनल तो केसेस डिसाइड करेगा ना। पर आप मानते हैं कि वक्फ का जो अभी कामकाज है, जो काम करने का तरीका है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है या नहीं है? या आपको लगता है कि सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है? आप रिफॉर्म के नाम पर मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं कर सकते। कैसे? रिफॉर्म के नाम पर आप वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। आप रिफॉर्म के नाम पर मुसलमानों से, सुन तो लीजिए, रिफॉर्म आपने उस बिल में एक प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है कि अगर आप जाकर कंप्लेन कर देंगी, आप स्टेक होल्डर भी नहीं है कि कलेक्टर को कंप्लेन करेंगे, वक्फ नहीं है तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, और जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कलेक्टर का कब इंक्वायरी खत्म होगी। सर, आप वो इंक्वायरी ऑर्डर करेगा। मैं किसी और चीज का जिक्र कर रही थी। मैं आपसे पूछ रही हूं, आज एक सबसे बड़ा इल्जाम जो वक्फ बोर्ड के ऊपर लग रहा है कि आप अपने मन मुताबिक, अपनी मन मर्जी से किसी भी चीज पे उंगली रख लेते हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है और आप उस पर इसके नतीजन कब्जा कर लेते हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है।
बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुसलमान लोगों ने जाकर के रिप्रेजेंटेशन दिया है मिनिस्ट्री के सामने, जहां मुसलमानों ने बोला ऐसा हो रहा है, मेरी जमीन सुन तो लीजिए मैडम, ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे नहीं हो रहा है। मैं पार्लियामेंट में कभी कभी नमाज पढ़ लेता हूं, टाइम खत्म हो रहा है तो क्या वो पार्लियामेंट मेरा हो जाएगा? मैडम, मैं उसका मालिक हूं, तभी तो मैं अल्लाह के नाम पे दे पाऊंगा। ये बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। नहीं, कोई जिन खेत लोगों में जाके ने नमाज मर्जी पढ़ से दिया लिया, है वो तो कोई अलग खेत- है, पर जो वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके कब्जा की गई है, सवाल उस पर उठाया जा रहा है। आज तो ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का जो घर है मुंबई में वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई कह रहा है कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या आपको सच में लगता है कि ये सब वाजिब है जो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं? आप जिस आदमी का भी नाम लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा है? आप जिस आदमी का भी नाम लिए, क्या वो आगा खानी वक्फ का यतीम खाना नहीं था जिसको 21 करोड़ में खर्चा गया? क्या जिस आप आदमी का भी नाम लिए, क्या तो आप सीईओ ने लिखकर नहीं दिया था कि एंटिलिया वक्फ प्रॉपर्टी है? सुन तो लीजिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र लिखकर दिया, उसने लिखकर क्या दिया कि वह प्रॉपर्टी है। सीईओ को कौन अपॉइंट करता? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अंडर सेक्शन 26 सीईओ को राइट है कि वो वक्फ बोर्ड के डिसीजन को गलत है तो गवर्नमेंट को इत्तला करे। जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं, जिसने अपना आलीशान घर बना लिया है, वो यतीम खाने पर बनाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है अभी भी। तो आप भी कह रहे हैं आप बताइए उसको क्या करेंगे आप? कि वो वक्फ की जमीन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सीईओ की रिपोर्ट है। मैं चैलेंज कर रहा हूं। बद्रीनाथ में जो मंदिर है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है? बद्रीनाथ के बारे में मुझे नहीं मालूम, मगर आप जिस आदमी का आपने नाम लिया वो तो वक्फ प्रॉपर्टी है। जो वो तो वक्फ प्रॉपर्टी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स है कर्नाटका में, क्या वो सारे वक्फ प्रॉपर्टी है? सुन तो अब आप समझिए। एएसआई का सेक्शन 16 पढ़िए, एएसआई का सेक्शन 20 पढ़िए। वक्फ प्रॉपर्टी है, उसका रिनोवेशन, उसमें कोई चेंज नहीं लाना, वो एएसआई के एसएमआर एक्ट के तहत होता है। मगर सेक्शन 16 ये कहता है कि यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन एएसआई मॉन्यूमेंट। और एएसआई का एक्ट कब आया मैडम? ये जो वक्फ हुआ है वो 300 साल पुराना, 400 साल पुराना, जब पब्लिक लॉ नाम की चीज नहीं थी। पब्लिक लॉ कब बना? पब्लिक लॉ तो संविधान बनने के बाद बना, या फिर अंग्रेजों ने बनाया। आप 400 साल पहले बोलेंगे कि भाई आप चार मीनार का रजिस्टर्ड डीड लाइए, मक्का मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लाइए, दिल्ली की जामा मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लाइए, कहां से लाएंगे? क्या जब पब्लिक लॉ था? पब्लिक लॉ नहीं था, वक्फ बाय यूजर था। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं आप रजिस्टर्ड डीड लाइए। तो मतलब अगर आप कागज का नहीं दिखाएंगे तब तो किसी भी चीज पर आप अपना बता सकते हैं कि मेरे पास कागज नहीं है पर मुझे लगता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है। एएसआई के ताल्लुक से सच्चर कमेटी ने कहा कि 172 प्रॉपर्टीज आर इन द इलीगल पोजीशन ऑफ एएसआई। इलीगल सच्चर कमेटी ने कहा, और ये सरकार ये बिल ला रही है कि सच्चर कमेटी ने कहा। अरे सच्चर कमेटी ने तो ये भी कहा था, इसका बता दी। अब पब्लिक लॉ जब नहीं था तो पब्लिक लॉ को आप बोल रहे रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ। आज आप कहेंगे चार मक्का मस्जिद हैदराबाद में 400 साल पुरानी है, आप डीड लाओ, डीड कहां से लाएंगे? ठीक है, वैसे आपने सच्चर कमेटी का क्योंकि जिक्र किया था, सच्चर कमेटी ने खुद भी यही कहा था कि जो मुतव्वली हैं उनको जिस तरीके से वो काम करते हैं उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करने की जरूरत है, नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्टीज को जोड़ना चाहिए वक्फ के कामकाज में। ये सब भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही रखा गया है कि नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्टीज शामिल होना चाहिए। तो ये मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही सेटल कर दी गई थी। क्या? अच्छा, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि क्या सच्चर कमेटी ने कहा था कि नॉन मुस्लिम को बोर्ड का मेंबर बनाया जाए? उन्होंने कहा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम एक्सपर्टीज। तो सुनिए मैडम, एक्सपर्टीज का मतलब ये कि कंसल्टेंट्स, यूज देम एज कंसल्टेंट्स। ठीक। क्या सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाओ? क्या सच्चर कमेटी ने यह नहीं कहा था कि जो सीईओ होगा उसको उर्दू आनी चाहिए, मुस्लिम रिलीजियस लॉ मालूम होना चाहिए? आप एक काम करिए, आप ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल के वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को बुलाइए। कितने लोग उर्दू पढ़ पाएंगे? कितने लोगों को मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स के बारे में मालूम? सच्चर कमेटी ने 5 साल ये कहा था कि मुसलमान जो 5 साल का रहेगा, ये कहां से आया कानून? ये 5 साल रहेगा? अरे 5 मिनट अगर कोई मुसलमान रहेगा काफी है।
आप हिंदुओं को वक्फ करना नहीं दे रहे, मगर हिंदुओं को आप मेंबर बनाना चाह रहे ठीक हैं। है। नरेंद्र मोदी का एक ही कोशिश है, एक बाबरी मस्जिद छीन लिए, अब आप हजारों मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं, दरगाहों को छीनना चाह रहे हैं। ये इनका असली एजेंडा और देश में भ्रम फैलाया जाएगा। देखो मोदी जी ने मुसलमानों से 8 लाख एकड़ जमीन ले ली। ठीक है, रिफॉर्म की बात हर कोई करता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी बात करता है। अब उसको किस तरीके से शामिल किया जाना चाहिए, या मुसलमानों का हक और उनकी जमीन छीनने का पूरा मुद्दा है, ये फैसला तो हमारे देश की संसद ही करेगी। उसकी कमेटी अब इस पूरे वक्फ एक्ट को भी देख रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमसे बात करने के लिए आपका भी बहुत एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूँ, आखिरी बात आपसे कहूँ मैडम, आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा मैं। मेरी आपसे आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं ना, उसको देख लीजिए। वो नोट्स हमारे स्टैंडिंग कमेटी के, कैसा ना हो जाए कि कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ पड़ जाए। नहीं सर, मैं स्टैंडिंग कमेटी के नोट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने रिसर्च के नोट्स पढ़ रही हूँ। मैं देख कर बोल रहा हूँ, देख लीजिए, आप देख लीजिए। मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ कि मैं अपनी खुद के रिसर्च के नोट्स पढ़ रही हूँ। और आप तो उस कमेटी में सर, आप सबसे पहले प्रिविलेज कर सकते हैं, तो मैं कभी ये नहीं, मैं तो देख चुका हूँ, देख के बोल रहा हूँ आपको। मैं पढ़ता हूँ ना, तो याद आ गया मुझे। उस कागज को देख रहा हूँ, ये मेरे अपने नोट्स, मैं यहाँ से देख रहा हूँ उस कागज को, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने वहां से एकदम पूरी जांच कर ली कि कौन से नोट्स मेरे पास है।